अब एक देखते हैं पॉलिसी राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति। तो नीति की अवधि है 31 मार्च 2019 तक लागू रहेगी। फिर लक्ष्य है भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मर्चेंडाइज निर्यात में 1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। फिर राजस्थान सरकार ने मर्चेंडाइज निर्यात वर्ष 2029 तक 1.5 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। फिर उद्देश्य क्या है इसके? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान 83,704 करोड़ के निर्यात को 2029 तक कितना 1.5 लाख करोड़ तक करना। फिर लॉजिस्टिक निर्यात, बुनियादी ढांचे, हवाई कार्गो सेवा आदि को शामिल करते हुए राज्य निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना। तो राजस्थान का जो निर्यात का पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें सुधार करना। फिर मूल्य संवर्धन के माध्यम से उत्पादों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करना और नए बाजारों का अन्वेषण करना। साथ ही निर्यात उत्पाद आधार का विस्तार और विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण करना। फिर विश्व स्तरीय निर्यात बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराकर निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना। ठीक है। फिर तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देने और बाजार अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। फिर उत्पाद की गुणवत्ता मानक को उन्नत करने की पहलों को बढ़ावा देने और निर्यातित वस्तुओं के प्रमाणन को सुगम बनाना। फिर है विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन के क्षेत्र विशिष्ट कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, ताकि राज्य से निर्यात करने वाले उद्योगों के लिए कार्यबल को वर्ष 2029 तक दुगना किया जा सके। फिर निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनुपालन और विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। हितधारक निर्यात इकाइयों अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना। निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करने वाले उद्यमियों को सहायता मार्गदर्शन प्रदान करना। इसके प्रावधान क्या है? तो मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यातक बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। तो कौन सा है? मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान। फिर निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख रुपए तक की सहायता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख तक की अनुदान दिया जाएगा। फिर है प्रोडक्ट टेस्टिंग पर 75% पुनर्भरण और 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट पर 3 लाख प्रति वर्ष दिए जाएंगे। फिर है तकनीक अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख तक की सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या 2 लाख तक का पुनर्भरण किया जाएगा। ठीक है। फिर पुश फ्रेमवर्क क्या है? तो पुश फ्रेमवर्क यह राजस्थान को निर्यात हॉट स्पॉट में बदलने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है। तो ये है पुश फ्रेमवर्क। फिर निर्यात तैयारी सूचकांक क्या है? तो यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात प्रदर्शन और अप्रयुक्त संभावनाओं का आकलन करता है। तो किसका? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात प्रदर्शन और अप्रयुक्त संभावनाओं यानी पेंडिंग पोटेंशियल को आकलन करता है निर्यात तैयारी सूचकांक। फिर महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो राज्य में 6 प्राथमिक हवाई अड्डे बना रहे हैं अपन, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़। फिर राज्य में इनलैंड कंटेनर डिपो बना रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी। फिर राज्य के प्रमुख निर्यात गंतव्य कौन कौन से हैं? तो यूएसए, यूरोप, अफ्रीका, फिर मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया। फिर राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति कौन सी है? तो ये क्या है? घोषणा इसकी हुई है 8 दिसंबर 2024 को। कौन सी? राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति। उद्देश्य क्या है इसको? प्रत्येक जिले की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिससे उसके विशिष्ट उत्पाद शिल्प का उपयोग कर वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट उत्पाद के लिए निर्यात केंद्र में परिवर्तित किया जाए। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ढांचे के अंतर्गत उत्पादों की स्थायी यानी सस्टेनेबल ग्रोथ बनाए रखना और बढ़ावा देना। फिर स्थानीय आय में वृद्धि करना, रोजगारों के अवसर को बढ़ावा देना, कारीगरों, शिल्पकार, कृषकों को और निर्माताओं को सशक्त बनाए जा सके। ठीक है। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के डिजाइन, गुणवत्ता, बाजार क्षमता में सुधार करना। ओडीओपी उत्पादों से जुड़े कारीगर, शिल्पकार, कृषक, श्रमिकों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करना। फिर एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना। फिर राज्य केंद्र की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करना और लाभ उठाना। फिर सभी हितधारकों को सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करना।
फिर नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो उत्पाद चयन, पूंजी की उपलब्धता, नवाचार, डिजिटलीकरण, तकनीकी उन्नयन और डिजाइन। फिर पर्यावरण स्थिरता और एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ESG। फिर बुनियादी ढांचा विकास, फिर कौशल विकास और क्षमता निर्माण, विपणन और प्रचार, फिर निर्यात संपर्क। तो ये है। फिर ब्रांड राजस्थान पहल, तो इसका उद्देश्य है वन वन प्रोडक्ट वन नेशन वन प्रोडक्ट। ये क्या है? ONOP क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत चुने गए उत्पादों के लिए मजबूत एकीकृत पहचान बनाना। इस पहल यह पहल उन उत्पादों की गुणवत्ता, विशिष्टता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो उनकी जो गुणवत्ता है, विशिष्टता है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसको बारे में। ठीक है। फिर प्रमुख तथ्य क्या है? तो राज्य सरकार ODOP फंड स्थापित करेगी। वार्षिक राजस्थान ODOP एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। संभाग स्तर पर बायर सेलर मीट आयोजन किए जाएंगे। फिर जयपुर में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। राज्य सरकार के विभाग राजस्थान के ODOP MSME द्वारा निर्मित 15 लाख तक के उत्पाद ई बाजार प्लेटफॉर्म से बिना निविदा द्वारा खरीद सकते हैं। फिर प्रावधान क्या है? तो नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख एवं लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान। फिर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए का अनुदान। सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी, दिव्यांगजन और 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। फिर क्वालिटी सर्टिफिकेट पे IPR पर 75% या 3 लाख रुपए का पुनर्भरण। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 2 साल तक पुनर्भरण। फिर कैटलॉगिंग ई कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये एक मुश्त सहायता। तो ये अपन ने कौन सी देखी है? ODOP में। इसके लिए संस्थागत ढांचा है राज्य स्तरीय समीक्षा समिति, जिसके अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हेड हैं, और जिला स्तर कार्यबल समिति, जिसमें जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नामित व्यक्ति। फिर अगला है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। तो अवधि 8 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगी। 15 क्लस्टरों का विकास करेगी सरकार। उद्देश्य क्या है? तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार, बाजार विकास जैसे कार्यों में सहायता प्रदान करना। ठीक है, जिससे हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके। फिर हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME आधारित स्वयं सहायता समूह, औद्योगिक संघ, महासंघों की उत्पादकता, गुणवत्ता, क्षमता में वृद्धि में सहायता करना। फिर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों के औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और उन्नयन में सहायता प्रदान करना। परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चे माल के डिपो, सामूहिक उत्पादन प्रसंस्करण आदि में सहायता प्रदान करना। फिर यह सहायता सामान्य सुविधा केंद्र के माध्यम से कारीगरों और MSME को दी जाएगी। फिर राज्य के आर्थिक विकास और निर्यात में हस्तशिल्प, हथकरघा, MSME क्षेत्रों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना। फिर राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME उत्पादों के गुणवत्ता प्रमाणीकरण, उत्पाद लागत में कमी, ई मार्केटिंग सहित बाजार विकास आदि के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना। फिर प्रावधान क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा कारीगर, शिल्पकार, बुनकर क्लस्टरों को सहायता प्रदान करना। फिर अपन आगे चले, तो इसमें प्रावधान में राज्य सरकार द्वारा कारीगर, शिल्पकार, बुनकर क्लस्टरों की सहायता। तो सॉफ्ट इंटरवेंशन, जिसमें कौशल विकास, डिजाइन, पैकिंग, विपणन आदि हेतु प्रशिक्षण, एक्सपोजर। तो कच्चे माल के डिपो का संचालन, किफायती दर पर कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु कच्चे माल के डिपो की स्थापना, संचालन के लिए टर्म कंपोजिट लोन पर 8% की ब्याज उपार्जन। फिर है कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना हेतु सहायता, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग। तो केंद्र सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रम में उनके दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, ये सब है। फिर आधारभूत संरचना के विकास हेतु MSME समूह को राज्य, ये सब है प्रावधान, वहां से देखेंगे। ठीक है। फिर राजस्थान खनिज नीति। तो खनिज नीति, खनिज क्षेत्र की स्थिति, वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य के भू भाग का 0.68% क्षेत्र खनन गतिविधियों में संलग्न है। ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 में खनिजों से राज्य की कुल राजस्व आय
7491 करोड़ थी। तो 7491 करोड़ थी, जो राज्य की जीएसडीपी का 3.4% योगदान करती है। प्रमुख खनिज हैं 3945 करोड़, ठीक है। 90% योगदान 6 प्रमुख खनिजों से है, जिसमें सीसा जस्ता सबसे ज्यादा है, फिर चूना पत्थर है। गौण खनिजों से हो रहा है 2472 करोड़ का, और इसमें भी मैशनरी स्टोन सबसे ज्यादा है, फिर ग्रेनाइट है। राजस्थान निम्नलिखित खनिजों का एकमात्र उत्पादक है: सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और कैल्साइट। फिर लक्ष्य क्या है? तो खनन क्षेत्र को 2029-30 तक 1% और 2046-47 तक 2% तक बढ़ाना है। फिर उत्पादित खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 2047 तक 70 करना है। 2019-30 तक 50 प्रमुख खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार करना है, और 2029-30 तक 50 लाख, और 2046-47 तक 1 करोड़ रोजगार प्रदान करना है। फिर राज्य की जीएसडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान 29-30 तक 5% और 46-47 तक 8% तक बढ़ाना है। फिर 2019-30 तक राज्य की राजस्व आय को 3 गुना और 46-47 तक 1 लाख करोड़ तक बढ़ाना है। फिर प्रावधान क्या है? तो खनिजों की खोज में निजी सहभागिता को बढ़ावा देना, निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल बनाना, राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए जियो फेंसिंग, आरएफआईडी चेक पोस्ट, जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग एवं ड्रोन सर्वे, फिर प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ ब्लॉक्स की नीलामी, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट एवं अनुमतियों की प्रक्रिया में सुधार, फिर कजावा पत्ती से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर दे रॉयल्टी में छूट। फिर नई खनिज नीति की आवश्यकता क्या थी? तो राज्य को बदलते खनिज क्षेत्रों की मांग को पूरा करने और राष्ट्रीय आर्थिक सुधारों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नई खनिज नीति की आवश्यकता थी। केंद्र सरकार द्वारा सुधार, जैसे कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में किए गए संशोधन, ठीक है। नीलामी व्यवस्था, महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों की नीलामी, अन्वेषण, लाइसेंस जैसे प्रावधानों को नई खनिज नीति में शामिल करने की आवश्यकता थी। फिर राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के साथ संरेखण, तो संसाधनों की दक्षता बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की जरूरत थी। फिर रोजगार सृजन पर ध्यान, तो कौशल विकास, सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके रोजगार के अवसर बढ़ाना। फिर सतत खनन पर जोर, तो पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों को अपनाना और उत्तरदायी संसाधन प्रबंध सुनिश्चित करना। फिर तकनीकी उन्नयन, तो खनिज विकास व प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना। फिर है राजस्व वृद्धि, तो खनिज क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। प्रमुख विशेषताएं क्या थी? खनिज प्रबंधन, खनिज अन्वेषण और नीलामी में तेजी लाना, खनन विभाग को मजबूत बनाना और अवैध खनन को रोकने के लिए तकनीकी साधनों का उपयोग। फिर तकनीक का उपयोग, खनिज मूल्य श्रृंखला को उन्नत बनाना, डिजिटलीकरण, स्वचालन को बढ़ाना। फिर सतत खनन और ईएसजी, शून्य अपशिष्ट खनन को अपनाना, ईएसजी मानकों का पालन सुनिश्चित करना। फिर कौशल उन्नयन और सामुदायिक जुड़ाव, तो खनन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा सुधार फंड उपयोग करके प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना। फिर रणनीतिक महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और नीलामी में तेजी लाना और दुर्लभ पृथ्वी उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर राज्य खनन कंपनियां, तो राज्य सरकार के उपक्रमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना, नई खनन तकनीकों को अपनाना, अनुसंधान में विकास को बढ़ावा देना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो राज्य की प्राकृतिक गैस को 2029-30 तक 1.5 गुना तक बढ़ाना, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का विस्तार करना, प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना। फिर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है। आगे चले अपन। फिर है एम्स एंड नीति, तो 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। वर्तमान राजस्थान में नदी रेत की कुल वार्षिक मांग करीब 70 मिलियन टन है। राज्य में 36 एमसैंड इकाइयां संचालित हैं, 13 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करती हैं। दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्यवाद में 2012 में उच्चतम न्यायालय द्वारा बिना पर्यावरणीय मंजूरी के नदी रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो नदियों की पारिस्थितिकी प्रणाली को क्षति से बचाना, नदी की रेत के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, फिर नदी की रेत के लिए एक सरल किफायती विकल्प प्रदान करना, एप्स एंड उत्पादन को हर साल 20% तक बढ़ाना ताकि 2018-29 तक वार्षिक उत्पादन 30 मिलियन टन तक पहुंच सके। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है? उद्देश्य
की नदी की पारिस्थितिकी प्रणाली को क्षति से बचाना, नदी की रेत के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, नदी की रेत के एक सरल और किफायती विकल्प प्रदान करना, एम सैंड उत्पादन को हर साल 20% बढ़ाना ताकि 28-29 तक वार्षिक उत्पादन 30 मिलियन टन तक पहुंच सके। फिर खनन क्षेत्रों में अतिरिक्त परत ओवरबर्डन का उपयोग कर सतत और पर्यावरण अनुकूल खनन प्रक्रिया को बढ़ावा देना। फिर निर्माण और ध्वस्त सामग्री से प्राप्त मोटे और महीन मिश्रणों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना। फिर रहन सहन उद्योग को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन करना। फिर मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो एम्स एंड यूनिट के को उद्योग का दर्जा, फिर एम्स एंड इकाइयों को प्रोत्साहन जैसे वित्तीय लाभ, रॉयल्टी में 50% और ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत। फिर निवेश सब्सिडी 10 वर्षों के लिए 75% तक राज्य कर प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क छूट 7 वर्षों के लिए 100%, स्टाम्प शुल्क में कमी, स्टाम्प शुल्क 75% छूट। फिर एम्स एंड इकाइयों की स्थापना के लिए 3 साल के अनुभव, 3 करोड़ रुपए की नेट वर्थ और 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त की गई। फिर गुणवत्ता मानक और नियंत्रण, गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु BIS प्रमाणन और समय समय पर अनिवार्य परीक्षण। फिर एम सैंड इकाइयों में ऑन साइट गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन। अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता, तो जल पुनः उपयोग के लिए शून्य निर्वहन प्रणालियों को बढ़ावा देना। फिर एम सैंड उत्पादन हेतु निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना। फिर कार्यान्वयन रणनीति, नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु खान और भूविज्ञान विभाग के अंतर्गत एक समर्पित एम्स एंड सेल की स्थापना करना। ठीक है, तो ये है। फिर और सरकारी परियोजनाओं में एम सैंड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से 50% तक का लक्ष्य रखना। फिर राज्य एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, तो 29/30/2029 तक लागू है, सॉरी 29 मार्च 2029 तक लागू है। और नोडल एजेंसी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RREC। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाना है, जिसमें सोलर है 90, विंड और हाइब्रिड है 25, हाइड्रो पंप स्टोरेज है 10 और टोटल हो गई 125। फिर उद्देश्य क्या है? यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा के संतुलित मिश्रण, ग्रिड ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा भंडारण और अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देगी। पवन सौर ऊर्जा संस्करण, अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना, बायोमास ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर और भंडारण अवसंरचना का विकास होगा। फिर बंजर भूमि के उपयोग, उपकरण निर्माण और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह नीति रोजगार वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी, जिससे राज्य स्वच्छ और सतत ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर होगा। फिर प्रावधान क्या है? नई नीति में 2030 तक अक्षय ऊर्जा को 125 गीगावाट बढ़ाने, फ्लोटिंग रिजर्वायर, टॉप और कैनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट सहित बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और 8 मार्च 2019 के बाद शुरू हुई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल करने, नेट मीटरिंग व्यवस्था में 80% ट्रांसफर क्षमता तक सोलर रूफटॉप लगाने की अनुमति दी गई है। नीति में बायोगैस, बायो सीएनजी को प्रोत्साहन और वर्ष 2030 तक 2000 के टीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम 1 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर अगली पर्यटन इकाई नीति 2024, तो लागू दिसंबर 2024। नोडल एजेंसी पर्यटन विभाग, प्रावधान है इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, फिर मोटल वे साइट सुविधाएं, रिजॉर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई, पर्यटन स्टार्टअप जैसी इकाइयों का समावेश। चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान। फिर परिचालन लाइसेंस, पर्यटन इकाइयों को संचालन के लिए एक बार में 10 वर्ष के लिए जारी किए जाएंगे। फिर लाभ क्या है? तो लाभ है इसको जैसे स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित लाभ 75% और क्षतिपूर्ति 25%। फिर संभाषण शुल्क से संबंधित लाभ 75% छूट, प्रतिपूर्ति 25। फिर व्यावसायिक उपयोग के लिए 10% लेंथ 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की अनुमति। फिर औद्योगिक दर पर शहरी विकास कर। फिर बेटरमेंट लेवी के बिना 4 का डबल बिल्ट अप एरिया। फिर प्रचलित उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार रियायती दरों या शुल्क पर समग्र बार लाइसेंस। फिर फायर एनओसी एक बार में 3 वर्ष। फिर परिचालन लाइसेंस होटल और रेस्तरां एक बार में 10 वर्ष के लिए। फिर औद्योगिक दरों पर बिजली शुल्क,
विकास शुल्क और भूमि शुल्क में से छूट, औद्योगिक दरों पे भवन योजना अनुमोदन शुल्क, तो ये सब है। फिर AVGC XR पॉलिसी, तो राजस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी नीति 2024, अवधि 31 मार्च 2029 तक। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय या संचार विभाग। फिर उद्देश्य क्या है? सेवा क्षेत्र को मजबूत करके राजस्थान की अर्थव्यवस्था का बहुत गुणक प्रभाव बनाना, जिससे राज्य को AVGC XR से संबंधित निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। फिर घरेलू और वैश्विक बाजारों में स्थानीय कंपनियों के लिए बाजार पहुंच के अवसर बनाना। फिर AVGC XR क्षेत्र में स्थानीय कलाकार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। फिर यह भविष्य उन्मुख कौशल द्वारा समर्थित होगा। राजस्थान का स्थानीय सांस्कृतिक इतिहास और परंपराओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। फिर प्रावधान क्या है? तो AVGC XR क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभा, राज्य की संस्कृति, स्थानीय संसाधनों को मिलेगा बढ़ावा। राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्म, गेम्स, कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान। फिर स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित वाले स्टार्टअप और उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो जयपुर एक्सलेटर स्थापित होंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, VFX लैब और एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। राज्य में एक समर्पित AVGC XR सेल स्थापित किया जाएगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अंतर्गत काम करेगा। अटल इनोवेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम और अटल एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। सरकार AVGC XR टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च करेगी। सरकार AVGC XR कंपनियों और संभावित ग्राहकों के बीच जुड़ाव को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी मॉडल पर आधारित समर्पित मार्केट पहले से स्थापित करेगी। तो ये है सारी पॉलिसी। फिर MSME नीति तो 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। उद्देश्य है प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, नवाचारों को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजार में राजस्थान के उत्पादों की उपस्थिति बढ़ाना। दृष्टिकोण है वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में MSME क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा। फिर उपाय क्या है? उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाना, बाजार संपर्क को मजबूत करना और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, उत्पाद मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन को बढ़ावा। फिर वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा और इसके प्रावधान थे 50 करोड़ तक के ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी, चयनित इकाइयों के लिए 2% तक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी। और फिर NSE BSE एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने पर 15 लाख तक की एकमुश्त सहायता। फिर संस्थाओं से उन्नत प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय पर 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन बौद्धिक संपदा अधिकारी के लिए किए गए व्यय पर 50%, अधिकतम 3 लाख। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर MSME के लिए किए गए व्यय पर 75% या सहायता के लिए अधिकतम 1.5 करोड़। फिर उद्यम डिजिटलीकरण के लिए 75% या अधिकतम 50,000। ई-कॉमर्स उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% या 50,000। फिर इसके लिए MSME प्रोत्साहन के लिए उठाए गए कदम, तो सभी जिला पे MSME निवेश और सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गतिविधियों के समन्वय के लिए उद्योग भवन जयपुर में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। भिवाड़ी में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद बनाई जाएंगी, जो भुगतान विलंबों हुए मामलों में मध्यस्थता कर समाधान प्रस्तुत करेगी। ठीक है। फिर ई बाजार, तो विभाग, राजस्थान सरकार के विभाग राजस्थान के MSME द्वारा निर्मित 10 लाख तक के उत्पाद इस प्लेटफॉर्म से बिना निविदा जारी किए खरीद सकते हैं। फिर उद्यम प्रोत्साहन संस्थान तो जिला एवं राज्य स्तर पर मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करवाएगा। हाट MSME और कारीगरों के लिए विभिन्न विपणन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु स्थापित हैं। फिर बाजार सहायता योजना तो कारीगरों को, कुशल कारीगरों को प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु है। इसके लाभ है स्टॉल किराए का 50% पुनर्भरण और दैनिक भत्ता। राज्य के भीतर है तो 450 और अन्य राज्यों में प्रदर्शनी है तो 600 रुपये। वर्तमान में 17 उत्पादों को GI टैग है, 21 GI टैग है। और नीति क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा तो राज्य स्तर समीक्षा समिति, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वाणिज्य विभाग, फिर उच्च स्तरीय कार्यबल समिति, आयुक्त उद्योग वाणिज्य विभाग और जिला स्तरीय कार्यबल समिति जिला कलेक्टर। ठीक है।